नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की नफरती जुबान किसी भी तरह से रुक नहीं रही है, बल्कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि अपने नेताओं की बदजुबानी रोकने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। जी हां, जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खुला खत लिखा है और उसमें साफ कहा है कि आप राहुल गांधी का पक्ष लेने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। यह कह रहे हैं जेपी नड्डा उस खुले पत्र में कि आप राहुल गांधी का पक्ष लेने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। अब नड्डा जी को कौन बताए कि आप जिसका ट्रैक रिकॉर्ड देखने की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा व्यक्ति है जो 2004 से लगातार सांसद है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, इस बार दो संसदीय क्षेत्रों से चुनाव जिसने जीता है, जो नेता प्रतिपक्ष है, जिसे हिंदुस्तान की आवाम का एक बड़ा तबका भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है, जिसके पिता और दादी ने देश की एकता बनाए रखने के लिए अपनी शहादत दी, उस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने की सलाह बीजेपी अध्यक्ष दे रहे हैं। क्योंकि नड्डा को सारी तकलीफ इसी बात से है कि राहुल गांधी ने मोदी की छवि बिगाड़ दी। खैर, नड्डा ने जो खत लिखा है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है और आप उसे पूरी चिट्ठी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसकी कॉपी हम आप तक पहुंचा रहे हैं स्क्रीन के जरिए, कुछ हिस्से को जरूर आप तक हम पहुंचाएंगे और आप उसकी चिट्ठी उस जो सोशल मीडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो खुला खत है, उसमें उसे आप पढ़ सकते हैं और बीजेपी किस मानसिकता के साथ सरकार चलाती है यह भी उस चिट्ठी के जरिए आप देख सकते हैं। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी थी और उसका जवाब जेपी नड्डा ने दिया और यही आप अपने आप में एक अजीब बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या लिखा था, कुछ हिस्से को कल हमने आपको बताया था, वही हिस्सा आप तक आज फिर लाना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की उस चिट्ठी के कुछ हिस्से को, कुछ अंश को देखिए। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं, आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी का अलग अलग हिस्सा, अलग अलग उसमें जो नरेंद्र मोदी को खुला खत के साथ 17 सितंबर को उन्होंने लिखा था। इसके अलावा जरा दूसरे उसमें लिख रहे हैं कि कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित हैं, क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी। यह बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके। ऐसी बातें, ये सारी बातें यहां एक पन्ने की चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी और लिखा उन्होंने कि कोई अनहोनी न हो, हमें भरोसा है कि प्रधानमंत्री ऐसे नेताओं को तत्काल रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। ये सब बात लिख रहे थे कल मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन आगे क्या होता है? जेपी नड्डा खुला खत लिखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, वो उस चिट्ठी का जवाब लिखते हैं जेपी नड्डा। सबसे गंभीर बात तो यह है कि नड्डा ने अपने नेताओं की बदजुबानी को इसलिए सही ठहराया है क्योंकि उन्हें राहुल गांधी की राजनीति और रणनीति पसंद नहीं आती है। अब आप जरा सोचिए कि अगर लोकतंत्र में इसी तरह बदले से काम लिया जाने लगा तो फिर क्या हमारा लोकतंत्र बच जाएगा? राहुल गांधी बीजेपी के राज में और इसी खतरे पर सवाल उठाते रहे हैं और अब उनकी कही हुई बात सच साबित हो रही है, सही साबित हो रही है। वैसे राहुल गांधी ने अब तक अपने ऊपर हो रहे इन शाब्दिक हमलों और हिंसा की धमकियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही सोनिया गांधी ने और न ही प्रियंका गांधी ने कुछ कहा है। लेकिन कांग्रेस इस बार बिल्कुल चुप नहीं बैठ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी का जवाब जेपी नड्डा देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ भी नहीं आता है और बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष, अभी कार्यकारी अध्यक्ष कह सकते हैं, वो एक्सटेंशन वाले अध्यक्ष कह सकते हैं, वो चिट्ठी का जवाब देते हैं। और चिट्ठी में क्या लिखते हैं उसका जरा दो चार देखिए। चिट्ठी जो आपके सामने हम रख रहे हैं, इस चिट्ठी में ये बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा जिस व्यक्ति का इतिहास ही, सुन लीजिए, जिस व्यक्ति का इतिहास ही ये लिख रहे हैं राहुल गांधी के लिए जेपी नड्डा,
मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जिसकी धृष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं? आगे लिखते हैं, जरा वो भी ले आइए। आगे लिखते हैं, ये राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ही थी ना खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया था। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयानों का तो आप और आपकी पार्टी के नेता महिमा मंडन करते रहे। क्यों तब राजनीतिक शुचिता की बातें कांग्रेस भूल गई थी, जब राहुल गांधी ने सरेआम मोदी की छवि को खराब कर देंगे वाली बात कही थी? ये कह रहे हैं। और इसके अलावा तो राजनीतिक मर्यादा को किसने खंड खंड किया था? खड़गे जी ये पूछ रहे हैं खड़गे जी से। मैं ये समझता हूं खड़गे जी कि अपने नित्य निरंतर फेल प्रोडक्ट का बचाव करना, सुनिए देखिए क्या लिख रहे हैं, मैं ये समझता हूं खड़गे जी कि अपने नित्य निरंतर फेल प्रोडक्ट का बचाव करना और उसे महिमा मंडित करना आपकी मजबूरी है, लेकिन कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपको इन चीजों पर आत्ममंथन भी तो करना चाहिए था। ये लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दे रहे हैं यहां जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से उनका ये लेटर हेड है और उसमें ये जवाब, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। उसका एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पाठ हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यही बात समझने की है कि चूंकि, और कह रहे हैं कि आप फेल प्रोडक्ट को कितनी बार लॉन्च करेंगे, रीलॉन्च करेंगे, ये सब बातें यहां पर कही गई है जेपी नड्डा की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ इस बार बिल्कुल कांग्रेस जो है वो बिल्कुल चुप नहीं बैठ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तक तमाम कांग्रेसी इस समय पूरे देश में राहुल गांधी की सुरक्षा को एक अहम मुद्दा बना चुके हैं और उन्हें मिल रही धमकियों के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। बीजेपी को इस समय भले ही सत्ता का गुमान हो, लेकिन इसमें अगर वो राहुल गांधी को निशाने पर लेना नहीं छोड़ेगी तो अपना नुकसान ही करेगी, यह भी तय मान लीजिए। आज कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जेपी नड्डा के खत का जवाब दिया है और कहा है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो काफी बचकानी हैं और सतही हैं। ये कह रहे हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश ने नड्डा को याद दिलाया कि महात्मा गांधी की हत्या से पहले भी आपके वैचारिक पूर्वजों ने गांधी जी के खिलाफ इसी तरह नफरत और घृणा का माहौल बनाने का काम किया था। यानी कांग्रेस ने फिर से जाहिर कर दिया है कि बीजेपी को राहुल गांधी से सारी तकलीफ इसी वजह से है, इसी कारण है कि उसकी नफरत की राजनीति को राहुल नाकाम कर रहे हैं और बीजेपी अब उन्हें ही अपनी नफरत का शिकार बनाने की कोशिश में है। लेकिन क्या इस कोशिश में कामयाब होगी बीजेपी, या फिर मोदी और शाह इस मामले में चुप रहकर और जेपी नड्डा अपने नेताओं का बचाव करके बीजेपी का नुकसान कर देंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। यहां एक बहुत गंभीर है, कांग्रेस ने कैसे आर पार की लड़ाई छेड़ दी है, लेकिन उससे भी गंभीर मामला जेपी नड्डा का यह खुला खत यह साफ साफ बताता है कि हम राहुल गांधी के खिलाफ जो अभियान, भड़काऊ बयान, धमकियों भरे बयान, शर्मनाक बयान, गाली गलौज जो हमारे नेता कर रहे हैं उसको नहीं रोकेंगे और हमारी राजनीति वैसे ही चलेगी। क्या इसी ढंग से देश की राजनीति चलेगी? जरा सोचिए। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, समीरात्मज मिश्र जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। कैसे देखा जाए प्रोफेसर साहब, खड़गे साहब ने क्या चिट्ठी में लिख दिया कि जेपी नड्डा को आग लग गई, जवाब देना था पीएम को, चिट्ठी लिखी पीएम को, जवाब कोई और दे रहा है और जवाब में इतनी सारी बातें हैं। उस चिट्ठी को पढ़िए, 2 पन्ने की चिट्ठी, शायद पढ़ लिए होंगे। इतनी सारी बातें, वही कि मेरी शर्ट, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, या तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों है, ज्यादा सफेद क्यों है। लड़ाई ये करने लगे। राजनीति में इतनी लड़ाई भी कर लीजिए तो कोई बात नहीं,
लेकिन लड़ाई उससे ज्यादा बढ़ गई है। लड़ाई यहां तक बढ़ गई है कि हम जो हैं मानेंगे नहीं और हम वही कर्म करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। और उसके कई उदाहरण अभी जेपी नड्डा के सामने रख रहे हैं। इधर जयराम रमेश उन्होंने दे दिया, महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक का उन्होंने बता दिया। क्या उसी दिशा में जाते हुए इस देश को देखते हैं, इस देश की राजनीति और खासकर बीजेपी की राजनीति को हम देख रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला मतलब तो जेपी नड्डा की चिट्ठी का है कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना का विधायक बोल रहा हो या यूपी में बीजेपी का मंत्री बोल रहा हो, ये सब एक रणनीति का हिस्सा है और इसकी स्क्रिप्ट वहीं लिखी जा रही है जहां से चिट्ठी आ रही है। ये अचानक नहीं हो रहा है कि अचानक इनको इल्म हो गया कि राहुल गांधी ने आरक्षण पर कुछ बोल दिया या राहुल गांधी ने सिखों को लेकर के ऐसी बात कह दी जो ठीक नहीं है। पहले आतंकवादी नंबर 1 कहना, देशद्रोही कहना, और फिर बिल्कुल मनुस्मृति के स्टाइल में ये धमकी देना कि जबान काट ली जाएगी या जबान काटने वाले को 11 लाख इनाम दी जाएगी। ये इनाम क्या है? सुपारी है राजीव जी, कि राहुल गांधी की जबान काटने वाले के लिए 11 लाख की सुपारी दी जा रही है। और एक दूसरा बोलता है कि नहीं, जबान काटना छोड़ दीजिए, जबान जला देना चाहिए। यही मनुस्मृति का विधान है। वहां स्त्रियों के लिए था, वहां शूद्रों और दलितों के लिए था। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, उस बोलने से बड़ी तकलीफ है। क्या तकलीफ है कि पूरे नरेंद्र मोदी की जो राजनीति थी, नफरत के आधार पर, विभाजन के आधार पर, वो उस राजनीति को राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे हैं। और राहुल गांधी के जबान पर हमेशा जो शब्द रहते हैं वो सामाजिक न्याय के, दलितों के सम्मान के। आप रामचेत को याद कीजिए, आप मिथुन को याद कीजिए, उनको बराबर का सम्मान देना, गले से लगाना, कास्ट सेंसस की बात करना, उस मुद्दे को उठाना। और नरेंद्र मोदी की वो हिंदुत्ववादी राजनीति जिसे वो हिंदू धर्म के साथ जोड़ करके दिखाते हैं, वो भी राहुल गांधी ने कहा कि इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म के जो भी प्रतीक हैं वो हिंसा की बात नहीं करते, वो अभय मुद्रा की बात करते हैं। गांधी जी भी घोषित रूप से सनातनी थे, लेकिन और गीता को वो पवित्र ग्रंथ भी मानते थे, लेकिन गांधी जी के यहां हिंसा का कोई मतलब नहीं था। राहुल गांधी लगातार प्रेम की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, सौहार्द की बात कर रहे हैं। ये बातें नहीं पच रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन बातों पर लोग भरोसा कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। लोगों के जेहन में इस समय देश को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है, ये अगर काबिलियत किसी में है तो राहुल गांधी में है जी। नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो चुके हैं कि नहीं, इन्होंने तो जहां भारत को पकड़ा था, जब भारत की सत्ता उनके हाथ में आई थी, उसको डुबो दिया मोदी जी ने। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से इतना विभाजन कहीं नहीं था, इतनी गरीबी नहीं थी। अभी आप हंगर स्ट्राइक उसमें देख लीजिए, इंडेक्स में 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर है। तो ये जो दुर्गति हुई इस देश के लोगों की, रोजगार आप नहीं दे रहे हैं, नए रोजगार सृजित करने का शऊर नहीं है, कोई निवेश नहीं हो रहा है, आप पूरे दुनिया का चक्कर लगा करके आ गए। तो जो लोग हैं, जो प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपने कहा कि 15 लाख देंगे और लोगों को मिला क्या? लोगों को जो जमा पूंजी थी वो भी चली गई। र्यूमर तो यहां तक फैलाया गया था कि साहब मोदी जी आ जाएंगे तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और यहां तो टैक्स पर टैक्स, आप सर्विस टैक्स दें, फिर ये टैक्स दें, वो टैक्स दें, आप गरीब आदमी को भी टैक्स देना पड़ रहा है। आपने हालात ऐसे बना दिए कि लोगों ने राहुल गांधी की तरफ देखना शुरू किया। वो राहुल गांधी जिन्हें कभी एकदम कमजोर और अगंभीर नेता बना दिया था आपने,
तो एक तो ये कारण है कि मोदी को पूरे तरीके से राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया, और ये मनुस्मृति का विधान इनके दिमाग में है, उसी आधार पर ये राहुल गांधी की जवान काटने की सुपारी दी जा रही है, और उसकी स्क्रिप्ट कहां से लिख के आ रही। जेपी नड्डा का ये कहना, ये बहुत बेशर्मी भरी चिट्ठी है। अरे भाई, आप अगर नहीं कुछ करते तो कम से कम शर्म हया और नैतिकता थोड़ी रखते तो ये कहते कि हाँ, इस तरह की बदजुबानी नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। आप आरोप भी लगा देते कि भाई पहले भी होती रही है, लेकिन हम तो नए राजनीति को करना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और जो आडवाणी जी कहते थे पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन आपने क्या किया? असल में आरएसएस का यही एजेंडा है कि जो भी प्रतिद्वंदी है, जो भी विपक्ष है, उसको ही नेस्तनाबूद कर दीजिए आप। तो सबसे बड़ी आवाज आज राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी पर इस तरह से हमले आप कीजिए। दूसरा, इसका जो अर्थ है वो है राहुल गांधी की छवि का पैशाचीकरण करना। राहुल गांधी को आपने कमजोर कहा, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, वो सब कुछ किया और वो ध्वस्त हो गया। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के और लोकसभा चुनाव, और उसके बाद आज लोगों की निगाह में राहुल गांधी एक बौद्धिक और बेहद संवेदनशील नेता के रूप में सामने है। जी। लोगों को यह लगता है कि केवल राहुल गांधी ही अब इस देश को बचा सकते हैं। जो सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, वो राहुल गांधी ही दिलवा सकते हैं, चाहे किसानों का मामला हो, नौजवानों का। अब राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो मोदी जी से बहुत आगे निकल गई है। तो इसलिए मजाक बना करके राहुल गांधी का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो अब क्या है कि राहुल गांधी को बार बार आप देशद्रोही कहें, बार बार आतंकी कहें, बार बार ये कहें कि साहब उन्होंने तो आरक्षण को खत्म करने की बात की, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कहीं नहीं कहा। और मैंने पहले भी आपके यहां बोला, जब सवाल पूछा गया कि आरक्षण खत्म करने का आपका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि देश में जब सम परिस्थितियां हो जाएंगी, सामाजिक समानता स्थापित हो जाएगी, भेदभाव खत्म हो जाएगा, तब हम विचार कर सकते हैं। अरे भाई, यही तो बाबा साहब का विचार था। एक और हवाला देते हैं राजीव जी कि नेहरू जी ने भी कहा था, आरक्षण खत्म करने के लिए चिट्ठियां लिखी थी। ये भी प्रोसेस जो था वो डॉक्टर अंबेडकर का था। पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए किया गया था, और बाबा साहब का कहना था कि 10 साल के पहले हम इसका रिव्यू करेंगे कि अभी इसकी जरूरत है या खत्म हो गई है जरूरत। तो रिव्यू की प्रक्रिया में वो चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ, और जब ये बात निकल के आई कि नहीं अभी कंटिन्यू करना है, तो फिर अगले 10 साल के लिए वो बढ़ा दिया गया रिजर्वेशन, और ये बराबर चल रहा है, हर 10 साल पे पड़ता है जी। लेकिन बीजेपी का काम है कि अगर लोग शिक्षित नहीं है तो उनकी आंखों में धूल झोंकना, झूठ बोलना, गुमराह करना। अब राहुल गांधी इनके झूठ को लगातार खारिज कर रहे हैं, लगातार उसको खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी को किसी तरीके से आप इतना नकारात्मक कैरेक्टर में ढाल दीजिए। और वो जो हिटलर का सूचना मंत्री था, वो तो कहता ही था कि एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो लोगों को सच लगने लगेगा। तो आप 100 बार नहीं 1000 बार बोलिए कि साहब आरक्षण के खिलाफ बोला, आरक्षण को खत्म करने के लिए बोला, और उसमें तो वो तमाम पार्टियां भी लग गई जो दलित हितैषी और ओबीसी हितैषी अपने आप को कहती हैं। मायावती ने भी वही ट्वीट किया कि राहुल गांधी का विचार है आरक्षण खत्म करने का, जबकि ये उस बात में निहित है ही नहीं, बल्कि वही बात है जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। तो ये केवल राहुल गांधी का नेगेटिव किरदार ये लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं, लेकिन इनका दुर्भाग्य ये है राजीव जी कि लोग इन पर भरोसा नहीं कर रहे। जिसको हम लोग मुहावरे में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब जेपी नड्डा करें तो करें क्या? ऊपर से निर्देश तो वही मिल रहा है कि नहीं अभी चलने दीजिए, तो जेपी नड्डा फिर उसी हिसाब से लिख रहे हैं कि देखिए वो तो पहले भी ऐसा हुआ और ये बोला गया। अरे साहब, ये उस व्यक्ति के लिए आप कह रहे हैं जिसके पिता शहीद हुए, जिसकी दादी शहीद हुई, इतना बड़ा थ्रेट रहा,
और मैं तो राहुल गांधी के बारे में जो जितना पीछे विचार करता हूं कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा और उसको टेलीफोन आता है, प्रिंसिपल बताती है कि घर जाइए, और वहां जाकर के जानकारी मिलती है कि दादी की हत्या कर दी गई है, 32 गोलियां लगी, और वो 32 गोलियां जिसने मारी वो आईबी और रॉ की रिपोर्ट पहले से थी इंदिरा जी के पास कि ये अंगरक्षकों पर आप भरोसा नहीं करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूरी कौम को आशंकित होकर के नहीं देख सकते, भले ही मेरी शहादत हो जाए लेकिन हम सिख कौम पर भरोसा नहीं छोड़ेंगे जी। ये कमिटमेंट, ये कितनी बड़ी बात थी। वो आज कह रहे कि सिखों के खिलाफ और ये सब, तो वो करके दिखाया इंदिरा गांधी ने, अपनी जान दे दी, लेकिन ये नहीं किया कि अंगरक्षक हटाए हो। राजीव गांधी का भी वही था, उनकी सिक्योरिटी कितनी कम कर दी गई थी, और उस समय राहुल गांधी लगातार टेलीफोन से सोनिया जी को पूछते थे कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है, और वो आशंका सामने आई। और उस समय की आप तस्वीर देखें, वो राहुल गांधी आते हैं अपने पिता की अंत्येष्टि देने के लिए, उसका शरीर भी नहीं मिला। ये वो परिवार है, और उस परिवार को इस तरह की थ्रेट, ये इस देश की सत्ता के लिए, उस विचारधारा के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन का भी सम्मान नहीं कर सकते, तो आप देश की जनता और देश के लोगों के साथ क्या करेंगे। लेकिन ये आरएसएस की असली मानसिकता यही है, और मुझे कोई उनसे उम्मीद नहीं है कि वो इसके उलट कोई और जवाब दे सकते हैं या इसके उलट कोई और वो बात कर सकते हैं। उनकी मानसिकता वही है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और खड़गे जी और इस देश की जनता, इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को क्या जवाब देते हैं, ये बस देखने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसका जवाब जेपी नड्डा ने दिया, और सीधा राहुल गांधी पर हमला। और आप कितनी बार इन्हें रिलॉन्च करोगे से लेकर बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत ही शालीनता के साथ भी बहुत सारी बातें लिखी जा सकती थी, लेकिन यहां साफ साफ एक मूड दिखाई दे रहा है बीजेपी का कि वो आगे करने क्या जा रही है। प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? अब चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से, फिर उस पर चिट्ठी, जयराम रमेश ने भी चिट्ठी लिख डाली, उन्होंने भी महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र किया। ये आखिर राहुल गांधी, एक आदमी को सिक्योरिटी का थ्रेट है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जान मारने की धमकी दी जा रही है, जीभ काटने की धमकी दी जा रही है, जीभ जलाने की धमकी दी जा रही है। और इससे बड़ी बात कि इस समाज में एक इंसान के खिलाफ, जो एक नहीं बल्कि 5-5 बार का सांसद है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके खिलाफ नफरत का जो जहर है वो फैलाया जा रहा है समाज में। और उसको रोकने की जगह सत्ता पक्ष का काम, सरकार का काम है कि नफरत को रोका जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में थे, और वहां भी उन्होंने जो बातें कही हैं, जो भाषण में, कि राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का माल बेच रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आज कह रहे थे श्रीनगर में। तो ये जो बातें हैं, इसकी दिशा क्या है, परिणति क्या है, क्या यहां से दिखाई देता है प्रेम कुमार जी? जी, साफ तौर पर नजर आता है राजीव जी कि सत्ता प्रतिष्ठान अपोजिशन को दबा देना चाहता है। उसकी जान लेने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसे माहौल में झोंक देना चाहता है कि हत्या भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन सब बातों को जो कही जा रही है, धमकी हम लोग कह रहे हैं, लेकिन धमकी शब्द छोटा है। जब सत्ता के संरक्षण में सीधे जीभ काटने की धमकी, जीभ जलाने की धमकी, आतंकवादी कहने की बात, दादी जैसा हश्र होने की बात अगर कही जा रही है, और भी गंदे गंदी बातें, तो ये सिर्फ धमकी नहीं रह जाती है, कोई नया शब्द हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये क्या है। और जो बातें नरेंद्र मोदी जी इस के लिए जेपी नड्डा बोल रहे हैं कि उनको ये कहा गया, उनको वो कहा गया, वो बातें राजनीतिक हैं और किसी न किसी, जैसे मौत का सौदागर, अगर गोधरा कांड से में ट्रेन में लाशें पहुंचती हैं
और उन लाशों को आप जुलूस निकालते हैं ताकि भावनाएं भड़क जाए, तो ये मौत का सौदागर इसी संदर्भ में तो कहा गया था। अकेले सोनिया गांधी ने थोड़े कहा था, शंकर सिंह वाघेला ने भी कहा था, गुजरात के दूसरे नेताओं ने भी कहा था। ये चौकीदार चोर है, ये इनको अपमानजनक लगता है, लेकिन वक्त ने तो दिखलाया है कि चौकीदार चोर है। चौकीदार अगर सही होता तो यहाँ लाखों अरबों रुपए कैसे साइफंड ऑफ होते, विदेश चले जाते, या आप जान ही रहे हैं सारे मामले एक के बाद एक हिंडनबर्ग से मामले सामने आए। तो चौकीदार चोर है, ये राजनीतिक नारा है, किसी की व्यक्तिगत बात थोड़े है। चौकीदार का मतलब भाई इस देश का जो चौकीदार, प्रधानमंत्री का पद भी है, लेकिन प्रधानमंत्री पर कोई व्यक्तिगत रूप से ये कोई गाली है ऐसा नहीं है। कोई रावण से तुलना करता है, अरे सम्मान हो रहा है आपका, रावण से तुलना करना अपमान तो रावण का हो रहा है। हम ऐसे भी इस बात को कह सकते हैं। बहुत सारी बातों को ट्विस्ट करके भी पेश किया गया, लेकिन उसमें कोई जान लेने की धमकी नहीं थी। राहुल गांधी ने जब सदन में कहा था कि अगर इसी तरीके से चीजें चली तो एक दिन आएगा जब जनता लाठी से पीटेगी, तो वो ये नहीं है कि लाठी से पीट दो, वो नहीं है, वो धमकी नहीं थी, वो आगाह करना था कि आप अपने आचरण तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक लगाइए। लेकिन यहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री सीधे रवनीत बिट्टू सीधे आतंकवादी कह रहे हैं। भाई जब केंद्र सरकार कह रही है, सरकार कर रही, पहले तो हम साबित करने का प्रयास करते थे कि भाई नवनीत रेल राज्य मंत्री ने कह दिया, इसका मतलब है कि सरकार कह रही है। अब साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आकर के उन्होंने कहा, हाँ हम कहते हैं, कर लो जो करना है। ये जेपी नड्डा की चिट्ठी का मतलब है। आप ये समझिए, चिट्ठी लिखी गई सरकार के मुखिया को, प्रधानमंत्री को, और जवाब दे रहा है एक सत्ताधारी दल के अध्यक्ष जवाब दे रहे हैं। तो जिनको चिट्ठी लिखी गई उन्होंने तो स्वीकार तक नहीं किया पावती कि हमें चिट्ठी मिली है, तो बीजेपी के नेता आ गए जवाब देने के लिए। इसका मतलब यह है कि इस पूरे मुद्दे का वो केवल राजनीतिकरण करना चाहते हैं और राजनीतिक नजरिए से देखना और बताना चाहते हैं। सरकार अगर इन शिकायतों को ध्यान लेगी तो एजेंसियां इसकी जांच करेगी, और पार्टी अगर इन शिकायतों को कहेगी कि ये हमें गाली दिया तो आपको भी दी जा रही है, तो फिर ये जांच की बात खत्म हो जाती है, या और इस प्रवृत्ति को चलते रहने का अनैतिक धर्म जो है वो निभा रहे हैं, ये इससे साबित होता है। क्योंकि जो जितनी गंभीरता से हमले की बात की गई है, राहुल गांधी की जान लेने की बात की गई है, उतनी गंभीरता से उस शिकायत को सरकार ने नहीं लिया है। और सिर्फ यही जेपी नड्डा की चिट्ठी नहीं, आप अमित शाह से पत्रकार जब सवाल पूछते हैं, गृह मंत्री से सवाल पूछते हैं, तब भी यही बात सामने आती है। वो कहते हैं कि राजनीतिक सवाल हमारे सामने करोगे तो हम दृढ़ता से जवाब नहीं देंगे। क्या था राजनीतिक सवाल? कि रवनीत बिट्टू ने जो धमकी दी है बोल करके पत्रकार पूछ रहा था, और भी वो सवाल संभवतः जो धमकियां दी गई है जोड़कर पूछना चाहता था, उसको रोक करके वो उसको राजनीतिक सवाल बता देते हैं और कहते हैं हम दृढ़ता से जवाब नहीं देंगे। तो राहुल गांधी की सुरक्षा का सवाल क्या राजनीतिक सवाल है कि आप जवाब नहीं देंगे? आप गृह मंत्री हैं, आपको बीजेपी का नेता के तौर पर पत्रकार आपसे थोड़े पूछ रहा है। आप गृह मंत्री हैं, आपको गृह मंत्री के तौर पर नेता प्रतिपक्ष की जान पर जो खतरा है उसको सुनिश्चित करने का आपको उत्तर देना चाहिए। आप दृढ़ता से प्रश्न का जवाब देने को नकार रहे हैं, प्रश्न का जवाब नहीं देने को दृढ़ता बता रहे हैं, लेकिन यह कायरता है। आप अगर बहादुरी, अगर दृढ़ता हो तब मानी जाती जब आप कहते कि मेरे गृह मंत्री रहते कौन माई का लाल पैदा हुआ है जो राहुल गांधी को हाथ लगा दे। इसको आप दृढ़ता कहते, लेकिन आप सवाल का जवाब देने के बजाय आप इसको कह रहे हैं कि दृढ़ता से हम प्रश्न नकार रहे हैं। प्रश्न को नकारना क्या दृढ़ता है? इससे बड़ी कायरता और कुछ नहीं हो सकती कि देश का गृह मंत्री एलओपी पर जान के खतरे को राजनीतिक प्रश्न बोलकर नकार रहा है और सुरक्षा देने की का भरोसा तक नहीं दे रहा है। यह सेम पैटर्न है
जेपी नड्डा वही बोल रहे हैं जो अमित शाह बोल रहे हैं, अमित शाह वही बोल रहे हैं जो जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखा है, और सब वही बोल रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के दिमाग में दौड़ रहा है। ये सब लोग मिल करके राहुल गांधी पर ये हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक तरह से आप महात्मा गांधी के समय जो उनकी हत्या हुई थी और राहुल गांधी की आप कंपेयर कर लीजिए। राहुल गांधी और महात्मा गांधी के जन्म में कितना फर्क है कि 100 साल में सिर्फ 8 महीने का फर्क है। 1969 में 2 अक्टूबर 1969 में महात्मा गांधी ने जन्म लिया और अगस्त में राहुल गांधी 1970 में जन्म लेते हैं। ये 100 साल में बस 8 महीने का फर्क है। और उसके बाद जिस तरह से राजनीति बढ़ रही है और राहुल गांधी पर जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल और बना करके नफरत पैदा किया जा रहा है, ये वही समान परिस्थितियां हैं जो महात्मा गांधी के खिलाफ में पैदा की गई थी। ये कम गंभीर नहीं है, बहुत गंभीर है। और देश में ये सुखद बात है कि देश में आज भी राहुल गांधी के जीवन की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ा वर्ग जो है जनता का, वो साथ में खड़ा है और इनके मनमाने कदम को रोकने के लिए, टोकने के लिए ये जनता मुस्तैद है। और देश भर में प्रदर्शन करके जनता ने दिखला भी दिया है कि न तो ये वो कांग्रेस है जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी जो कुछ साल पहले हुआ करती थी, और न ये अवाम है जो कि तानाशाही को बर्दाश्त कर लेगी। किसी तानाशाह को तानाशाह नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, ये सवाल है। लेकिन क्या आप बदले में जान लेने की कोशिश करेंगे? आप वही हेट्रेड फैलाएंगे? ये प्रमुख चिंता का विषय है जिस पर हमें सबको गंभीर रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रेम कुमार जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। दोस्तों बात क्या कर रहे हैं, जरा जो बाद में जुड़े हैं आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि राहुल गांधी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। हमला जुबानी हमला है, ये कोई शारीरिक हमला नहीं है, लेकिन जो हमले हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा है, क्योंकि उनकी जान लेने की धमकियां दी जा रही हैं, जीभ काटने की धमकियां दी जा रही हैं, उनको देश से बाहर निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। यह सब हो क्यों रहा है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत यहां से होती है कि राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में कुछ पत्रकारों से, कुछ वहां के स्टूडेंट्स से, अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से उनकी बातचीत होती है। और ऐसा नहीं कि कुछ से, एक ग्रुप है पूरा का पूरा, यानी एक हॉल में मौजूद छात्रों और वहाँ के उनके साथ उनके जो सहपाठी हैं, उनके जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है। भारत की वर्तमान स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सब पर चर्चा होती है। उसमें आरक्षण की बात भी होती है। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि आरक्षण में 50% का जो बैरियर है उसको खत्म, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको खत्म करेंगे। जाति आधारित जनगणना की बात भी वो करते हैं। और कोई पूछता है कि क्या भारत में आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो राहुल गांधी कहते हैं कि आरक्षण तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि एक समान, यानी कि सबको समान स्थिति पे, एक पटरी पर इस समाज के लोगों को ना ला दिया जाए। अब इस बात को तोड़ मरोड़ कर कैसे आप जानते हैं कि यही बीजेपी है जो आलू इधर से डालो और सोना बन जाता है। ये राहुल गांधी के नाम से जो फेक न्यूज की जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री लगी हुई है बीजेपी में, उसने चलाया और उसको साबित करने की कोशिश की लगातार। हम आप जैसे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं, वो तो उन बातों पे नहीं जाते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो मिल गया उसको ले लेते हैं, उसी को ग्रहण कर लेते हैं, रख लेते हैं, और उसके बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं, वो भी नफरत के शिकार हो जाते हैं। अभी यहां पर राहुल गांधी चूंकि 2 साल से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और डरो मत के नारे बुलंद कर रहे हैं, वैसे में और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अभी अमेरिका में भी कहा और संसद के अंदर भी कहा उन्होंने कि नरेंद्र मोदी ब्रांड जो है उसको हमने ध्वस्त कर दिया, 56 इंच को हमने खत्म कर दिया। ये बातें राहुल गांधी की नागवार गुजरी बीजेपी के ऊपर। बीजेपी की ट्रोल आर्मी और उस फैक्ट्री ने, जहां फेक इंडस्ट्री है, उसने राहुल गांधी के इन बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना शुरू किया। उस पर भी लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आई, लोग उसको ज्यादा कॉग्निजेंस में नहीं लिए। तो फिर क्या होता है? तो यह होता है कि बीजेपी के ही कुछ कद्दावर नेता बाहर निकल के आते हैं। बीजेपी समर्थित जो एक दूसरा, बीजेपी का समर्थन कर रही एक पार्टी जो महाराष्ट्र में उनके साथ है, शिंदे साहब उसी के मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनकी पार्टी से संजय गायकवाड़ भी बाहर आते हैं। वो जीभ काट लेने की बात करते हैं, इनाम की घोषणा
घोषणा करते हैं। उसके बाद दूसरे साहब आते हैं बीजेपी के, वो कहते हैं जीभ काटो नहीं तो दाग दो यानी जला दो। तीसरे आते हैं जो कहते हैं कि इनकी दादी की तरह इनका हश्र होना चाहिए। ये सारी बातें हम करेंगे, ये सब कह रहे हैं। यहां से चिट्ठी जाती है मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजते हैं, लेकिन जेपी नड्डा उसका जवाब देते हैं और जेपी नड्डा उसमें और घी डालने की कोशिश करते हैं, यानी उनके जो नेता कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उसके बाद अब जयराम रमेश ने भी चिट्ठी लिखी और वो भी थोड़ा सा कूल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हश्र महात्मा गांधी का हुआ वो वैसे हालात यहां और फिर से पैदा ना हो, इस पर आप ध्यान दीजिए नड्डा साहब। बात ये क्या यही खत्म हो जाती है? जी नहीं, बात यहां से शुरू होती है। कैसे शुरू होती है और कहां तक आगे बढ़ती है ये आप देखेंगे, लेकिन शुरू होकर कहां तक बढ़ सकती है वो हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी अभी उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, कहां तक पहुंचेगी ये बात और कहां तक बढ़ चुकी है बात? देखिए, बीजेपी अपने आप को दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 44 साल की ये पार्टी है, उसके पहले जनसंघ का इतिहास है, सत्ता में रहे कई बार, अभी तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आए हैं। और इस चिट्ठी की, उसके अध्यक्ष की चिट्ठी की ये भाषा आप देखिए, किसी स्थानीय नेता की भी ऐसी भाषा नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात की 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चिट्ठी से। एक, अगर राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है, या बकौल उस नड्डा जी की चिट्ठी के ही अगर मैं कुछ शब्द पढ़ूं जो नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पे कहे जाते हैं, राहुल गांधी ने नहीं कहे, सोशल मीडिया पे कहे जाते हैं, कमीना, मौत का सौदागर, जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, हिंदू जिन्ना, कायर, बहुत सारे ऐसे शब्द, औरंगजेब का आधुनिक अवतार, ये सारे शब्दों की लंबी सूची जो है जेपी नड्डा ने अपने चौथे पैराग्राफ में, अपनी चिट्ठी के चौथे पैराग्राफ में लिखा है। तो सोशल मीडिया पे अगर नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाते हैं, अगर राहुल गांधी ने ये कहा कि चौकीदार चोर है इलेक्शन के नारे के दौरान, तो क्या आप राहुल गांधी के शरीर में इंदिरा गांधी की तरह 30 गोलियां उतार देंगे? क्या आप जबान काट लेंगे उसकी? क्या आप उसको आतंकवादी कहेंगे? ये कौन सी राजनीति है? और इस राजनीति को पूरी दुनिया देखेगी। कल को मान लीजिए राजीव जी, इस तरीके के हिंसक माहौल में कोई वारदात हो ही जाती है, जो कि ना हो, हम लोग कामना करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन मान लीजिए, तो ये चिट्ठी तो ऑन रिकॉर्ड रहेगी। ये चिट्ठी जो अब दस्तावेज है जो ऑन रिकॉर्ड रहेगा, बीजेपी की तरफ से चिट्ठी दी गई थी, और उन सभी धमकियों को इसलिए जायज ठहराया गया क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा कि चौकीदार चोर है। तो राहुल गांधी ने अगर ये कहा तो हम 30 गोलियां उतार देंगे, जैसे इंदिरा गांधी की ऊपर उतारी गई थी। ये कौन सी राजनीति है? अब ये अचानक ये क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये सब होने की का अगर पॉलिटिकल माने निकाले जाएं, ये इग्नोर करके थोड़ी देर के लिए कि ये चलो बीजेपी की स्टाइल है ये पॉलिटिक्स करने की, जो कि हिंसा पे आधारित है, अगर ये मान भी ले तो इससे लगता है कि राहुल गांधी सही रास्ते पर है। जो लाइन वो ले रहे हैं, चाहे वो जातिवाद जनगणना की है, चाहे वो आरक्षण की लिमिट बढ़ाने की है, चाहे वो वंचित समाज के पक्ष में बोलने की है, चाहे वो अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलने की है। मैं आज ही बता दूं कि आज ही चिट्ठी उनका ही बयान आया है, एसजीपीसी के प्रमुख का भी बयान आया है, जिन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जी हाँ, सिखों की सबसे बड़ी संस्था, और
उन्होंने तारीफ की राहुल गांधी की, और उन्होंने कई सारे वाकये बताए हैं कि कब कब सिखों के साथ कहां कहां बेइज्जती आजकल हो रही है, चाहे उनकी पोशाक को लेके या कला को लेके जो बात राहुल गांधी ने अमेरिका में कही। तो इससे लगता है कि राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है वो सही दिशा में चल रही है। और एक बड़ी वजह ये कि आप इन धमकियों की टाइमिंग को देखिए। ये धमकियों की टाइमिंग, अमेरिका विजिट तो एक कारण है, दूसरा जो बड़ा कारण है राजीव जी वो ये है कि राहुल गांधी का विमर्श अब जमीन पर जा रहा है। हरियाणा में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कई तो उसमें प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, गांव से खदेड़े जा रहे हैं। दूसरा, ये सारे कैंडिडेट, तमाम कैंडिडेट इनके, ये फीडबैक दे रहे होंगे पार्टी को कि चुनाव लड़ना मुश्किल हो रहा है, लोग जातिवाद जनगणना की मांग कर रहे हैं, लोग आरक्षण की लिमिट की मांग कर रहे हैं, किसानों के बीच में एमएसपी के कानून की मांग कर रहे हैं। ये फीडबैक हरियाणा से आ रहा है, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ एक गुस्सा, उनको धमकाने की कोशिश, डराने की कोशिश ये हो रही है जी। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसका सीधा मतलब ये है कि राहुल गांधी की राजनीति सही दिशा में चल रही है। और एक आखिरी बात कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा या उसके पहले भी तमाम तरीके के लोगों से मिल रहे हैं। वो छात्रों से मिलते हैं, कुलियों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, जूता बनाने वाले कारीगर से मिलते हैं, बढ़ई से मिलते हैं, लोको पायलट से मिलते हैं, वो गीग वर्कर से मिलते हैं। समाज के एक बहुत बड़े वर्ग से वो मुखातिब हो रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं। मोटरसाइकिल बनाने वाले के पास जाके मोटरसाइकिल बनाना सीखते हैं, जूता बनाने वाले के पास जाके चप्पल का टाका लगाते हैं। ये जो लोग हैं जी, क्या ये सब भी राहुल गांधी को आतंकवादी मानते हैं? क्या ये सब लोग भी राहुल गांधी के खिलाफ ये जो जहर उगला जा रहा है उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते होंगे? और ये केवल थोड़े से लोग नहीं है, इनके ये रिप्रेजेंटेटिव है, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इनके जैसे लोगों का। अगर राहुल गांधी एक ओला ड्राइवर के साथ जाते हैं और उसको खाने, उसके परिवार को बुलाते हैं, तो हजारों हजार ये टैक्सी ड्राइवर अपने आप को उससे रिलेट करते हैं और वो सब देख रहे होंगे कि ये क्या बातें हो रही हैं राहुल गांधी को जान से मारने की। बिल्कुल बिल्कुल, ये के लिए बहुत आत्मघाती होगा आगे चल के राजीव जी। बिल्कुल, यही तो समझने की जरूरत है कि आगे होने क्या जा रहा है। क्या ये राजनीति जिसमें अब अभी तक राहुल गांधी को आप डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे, चलिए यहां तक चला। राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली और यात्रा में हम लोगों ने देखा कि लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते गए। हर मुकाम पे जैसे जैसे राहुल गांधी कन्याकुमारी से श्रीनगर की तरफ बढ़े, हर जगह ये तो था कि भीड़ काफी थी, लोग आते थे और सिर्फ यहां तमाशबीन बन के नहीं बल्कि उनसे मिलने की कोशिश करते रहे और यह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और यहां से वो छवि जो राहुल गांधी की गढ़ी गई थी वो ध्वस्त हो गई। अब फिर इसके बाद ये चुनाव बीता, चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी 240 पर सिमट गई। राहुल गांधी दावा करने लगे कि नरेंद्र मोदी ने जो 56 इंच का जो जुमला गढ़ा था वो भी अब ध्वस्त हो गया है। और इसी चुनाव में उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल वाला बयान भी दिया था, वो भी ध्वस्त हो गया है। क्या यहां से एक नई राजनीति गढ़ने की कोशिश चल रही है जो सीधे राहुल गांधी के ऊपर अटैक हो? लेकिन यह कितना आत्मघाती हो सकता है बीजेपी के लिए? राहुल गांधी के लिए घातक तो है ही, क्योंकि उनके ऊपर हमले का हमला करने या कराने के लिए नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। लेकिन क्या यह बीजेपी के लिए भी आत्मघाती हो सकता है? एक बड़ा सवाल है। आप पांचों के बीच आऊंगा, लेकिन इसी सवाल के साथ आना चाहता हूं जरा समीरात्मक जी, आपके पास कैसे देखते हैं आप इस सवाल को? राजीव जी, इसको दो चीजें हैं। एक तो
जिस तरह की धमकियों की शुरुआत की गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मेरे ख्याल से सबसे पहले तरविंदर मारवा ने ये कहा था कि इनका वही हश्र होगा किया जाएगा जो इनकी दादी का। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम जो बयान आए उसके बाद लगातार, चूंकि ये बयान आते गए, इसलिए आते गए न तो कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, न ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कोई उनको चुप कराने की या उनको नसीहत देने की कोशिश की गई। और दूसरी तरफ फिर जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसके बाद पत्र लिखा और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन पत्र के जवाब में जो बात कही जा रही है, इसका मतलब यह है कि पहली बात तो यह स्वीकार कर ली गई कि हाँ, जो धमकियां दी जा रही हैं उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी इत्तेफाक रखती है। ऐसा नहीं है कि ये धमकी देने वाले फ्रिंज एलिमेंट है और ये धमकी देने वाले ये इनका व्यक्तिगत मामला है, बल्कि नड्डा जी का पत्र ये बता रहा है कि ये जो धमकियां दी जा रही हैं उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो उनका दावा है कि वो खड़ी है। लेकिन इस पत्र में जो एक बात कही गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब कर रहे हैं राहुल गांधी, तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का मतलब ये है, कोई अगर करता है, प्रधानमंत्री की छवि किससे खराब होती है कि प्रधानमंत्री के कार्यों की आलोचना करना। सरकार, वो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के कार्यों की आलोचना करना, उनकी नीतियों की आलोचना करना, वो उनकी छवि खराब करना हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के शासनकाल में हम लोग देख रहे हैं। यानी सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाना, तो जो छवि खराब करेगा तो उसका मतलब यह है कि उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, जो तरविंदर मारवा कह रहे हैं, जो संजय गायकवाड़ कह रहे हैं, जो और लोग भी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी एक मंत्री है रघुराज सिंह, उन्होंने भी कहा है, और बिट्टू ने कहा, अनिल बोंडे भी कहा है, अनिल बोंडे ने भी कहा है, बिट्टू ने कहा है, जी बिट्टू ने कहा। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब कि ये केवल राहुल गांधी को ही एक चेतावनी नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब सीधे तौर पर, अभी तक तो यही आरोप लगते थे कि लोगों की जबान बंद की जा रही है, मीडिया को लिखने और बोलने से रोका जा रहा है, कुछ कहने से। अब सीधे तौर पर यह भी बताने की कोशिश है कि अगर ऐसा किया गया तो ये उसका हश्र ये है जो कहा जा रहा है, और ये हो भी सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर कहा जा रहा है तो बिल्कुल, अगर कहीं इस तरह की अनहोनी हो भी जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बहुत सारी बातें, तो ये सबसे ज्यादा जो अफसोस वाली बात है या चिंता वाली बात है कि भारतीय राजनीति को जिस दिशा में ले जाया जा रहा है, कि विरोध करने वाले को, पहली बात तो राजनीतिक विरोध को यहां पर सबसे पहली बात को इसको दुश्मनी मान लिया गया, राजनीतिक प्रतिरोध दुश्मनी हो गई, और अब राजनीतिक प्रतिरोध उस स्तर की दुश्मनी हो गई कि आपकी जान भी ली जा सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर ले जा रहे हैं, और उम्मीद थी कि कम से कम इतने के बाद, यानी आपने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, स्वतः संज्ञान न तो पार्टी ले रही है, सत्तारूढ़ पार्टी जिसके ये जिम्मेदार नेता है, ये कोई ऐसे फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये विधायक हैं, ये सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, देश के सबसे बड़े राज्य के मंत्री हैं, ऐसे लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन न तो पार्टी ने संज्ञान लिया और न ही कानून ने, शासन किसी भी जगह से स्वतः संज्ञान। मुझे याद है तरविंदर सिंह मारवा ने जिस दिन ये कहा था, लुटियंस जोन में, जो सबसे देश का सबसे सुरक्षित इलाका है, और सार्वजनिक रूप से वहां भाषण देते हुए ये बात कही थी, उनका जो बयान था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात कि जब शिकायत भी दर्ज कराई गई तो कहा गया कि अभी देखेंगे, जांच करेंगे, जब कुछ उसमें गलत मिलेगा तो एफआईआर भी दर्ज होगी, कार्रवाई भी होगी। तो कुल मिलाकर ये कि ये बहुत खतरनाक स्थिति की ओर राजनीति जाती हुई दिखाई पड़ रही है, अगर पार्टी भी ऐसे नेताओं के इन बयानों के साथ खड़ी हुई है। और ये एक बहुत ही खतरनाक नजीर पेश कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया, ये किसी मेरा, आपका या किसी और का पत्र नहीं है। वैसे तो ये देश ने ऐसे भी प्रधानमंत्रियों को देखा है जो सामान्य नागरिकों के पत्रों का भी उत्तर देते रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं मानता हूं कि वो खुद को सबसे अलग मानते हैं, हम भी मान लेते हैं, लेकिन ये पत्र जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े नेता, उसके पार्टी के अध्यक्ष का पत्र है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको इग्नोर करते हैं। ये सीधे सीधे इग्नोरेंस है कि छोड़ो, कोई लिखा होगा, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे होगा, कोई किसी कांग्रेस पार्टी का नेता, जो उनका तरीका है।
और ये उसका जवाब दे रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा। और जगत प्रकाश नड्डा जी के इस पत्र के शुरुआती जो पहला पैराग्राफ है, बड़ा लंबा उन्होंने वाक्य लिखा हुआ है, उसकी जो राहुल गांधी के लिए जिन उन्होंने विशेषणों का प्रयोग किया है, आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया में जो ट्रोलिंग करने वाले लोग हैं, अभद्र किस्म की बातें और गालियां लिखने वाले लोग हैं, वो जो जिस तरह के विशेषण का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल वही डिक्टो उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्या एक फेल्ड उसमें क्या लिखा है उन्होंने कि आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, बार बार लॉन्च कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल ये सही बात है कि बार बार लॉन्च कर रहे हैं, ये उनकी कांग्रेस की मजबूरी है, लेकिन इसका ये जवाब तो नहीं है कि राहुल गांधी को सीधे मारने की धमकी दे दी जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से। नहीं, ये यहाँ लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ये फिर वही ये लॉन्च कौन कर रहा है? एक आदमी पहली बार जीतता है, दूसरी बार भी जीतता है, तीसरी बार जीत के आता है, 5 बार सांसद बन के बैठा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष है, इसी दौर में वो पार्टी की कमान संभालता है, अध्यक्ष रहता है, तो लॉन्च या रीलॉन्च की बात ही नहीं है, ये अपना काम कर रहा है। लेकिन ये राहुल गांधी है जो परेशान करके रखा है बीजेपी को, जो परेशान करके रखा है नरेंद्र मोदी को, इसलिए ये लॉन्च की बात कर रहे हैं। हमको उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, हमको उसमें जाना ही नहीं चाहिए, वो गलत है, उनका नैरेटिव है वो। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने भारतीय जनता, और ये जो तमाम बातें उन्होंने 3 पेज के पत्र में लिखी है, वही है कि उन्होंने उस भारतीय जनता पार्टी को जो 400 पार का ख्वाब देख रही थी और घोषणा कर चुकी थी, वो 303 से 240 पर सिमट आई है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये उनका नैरेटिव है, लेकिन ये राजनीति की दिशा को जिस तरफ ले जा रहे हैं वो अपने आप में बड़ी खतरनाक बात है। और एक चीज और कहूंगा मैं राजीव जी, कि जो तमाम बातें नड्डा जी ने कही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी बातें, वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले 100 गालियां शायद गिन ली थी, लेकिन नड्डा जी ये बात पत्र में क्या कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी कह रहे हैं, वैसे इतनी सारी चीजें तो उन्होंने नहीं कही हैं। चलिए पढ़ के सुनाता हूं, हमारे साथियों को भी थोड़ा मजा आएगा। हालांकि ऐसे आप शब्दों को, ऐसे घटिया शब्दों को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इसलिए मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि अपने ही प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या लिख रहा है, वो राहुल गांधी के द्वारा कहलवा रहा है, लेकिन लिख क्या रहा है, सुनिए। खड़गे जी, एक सेकंड राजीव जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जरा। मतलब मैं यही सोच रहा हूं कि जेपी नड्डा जी ने, राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा मुझे तो याद नहीं आते, सारे शब्द कहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा जी क्या मोदी जी को ये बताना चाह रहे हैं क्या कि आप ये हैं, या ये चीजें राहुल गांधी वही तो क्या है, क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। खड़गे जी, क्या क्या नहीं कहा गया, खड़गे जी के लिए लिख रहे हैं जेपी नड्डा, खड़गे जी को लिख रहे हैं संबोधित करते हुए जेपी नड्डा कि नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए। कभी कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच और कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नालायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी मोदी को जमीन के अंदर गाड़ देंगे, कभी राक्षस, कभी दुष्ट, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन्ना, कभी जनरल डायर, कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी जेब कतरा, कभी गंदी नाली, कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार, कभी दुर्योधन, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी गधा, कभी नामर्द, कभी चौकीदार चोर है, कभी तुगलक, कभी मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, कभी साला मोदी, कभी नमक हराम, कभी गंवार, कभी निकम्मा, यहां तक कि उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया, उनका भी अपमान किया गया। इतनी सारी चीजें कहां से, मैं तो याद भी नहीं कर पाता हूं, इतनी सारी चीजें कहां से कौन लिख के देता है, यह आश्चर्यजनक है। और अपने कम से कम एक शब्द लिख देते कि नरेंद्र मोदी को समय समय पर अपशब्दों से नवाजा गया, इतना ही काफी था। किसी अच्छे लिखने वाले को रख लेते, वो ट्रोल आर्मी से लिखवाएंगे। दुख इस बात की है, ये दुख इसलिए इस बात से है कि आप ऐसे शब्दों को एलोबरेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ये दुखद है समीर जी कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल, और हमको पढ़ना पड़ रहा है। आज मजबूरी हमारी है कि हमको पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा देश के, दुनिया के तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक्सटेंशन वाले, और उनकी चिट्ठी ये पढ़नी पड़ रही है, इतनी सारी गालियां पढ़नी पड़ रही हैं। किसके लिए लिख रहे हो?
ये दुखद है। जी। और दूसरी बात, ये बिल्कुल सही बात है कि ये आपने पढ़ा उसको कि उसको पढ़ने में लग रहा है कि हम उन शब्दों को पढ़ें या ना पढ़ें, सोचना पड़ रहा है। और दूसरी बात जो उन्होंने कि आपकी माताजी सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर, तो अभी संदर्भ आया वो कि गुजरात में जिस संदर्भ में ये बात कही गई थी, और केवल उन्होंने नहीं, कई नेताओं ने कही थी, और हम लोगों को तो याद है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत वरिष्ठ और बहुत ही सम्मानित नेता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बुलाकर इसीलिए तो कहा था कि राजधर्म का पालन करिए। तो इसका मतलब, और उसी संदर्भ में कहा था, किसी और संदर्भ में नहीं कहा था जिस संदर्भ में आपके विरोधी नेता जो है वो ये बात कहते हैं। तो ये सारी चीजें उनका, लेकिन ठीक है, वो सब चीजें हैं। मुझे बस केवल इस बात का और इस चीज को लेकर चिंता हो रही है कि राजनीति को कहां ले जा रहे हैं, कि छवि खराब करने का जवाब क्या ये है कि आपका हश्र वही होगा जो आपकी दादी का हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है। और क्या यहां पर एक बहुत बड़ी बात जो आपने कही, और हमारे तमाम साथी आपसे पहले भी कह रहे हैं, क्या यहां पर बीजेपी को यह डर है कि ब्रांड नरेंद्र मोदी अब खत्म हो गया है, और उसको बचाए रखने के लिए राहुल गांधी, और चूंकि उसका नायक, अगर ब्रांड नरेंद्र मोदी को डाउन करने वाला उसका कोई नायक है, एक फिल्म होता है तो उसका एक हीरो भी होता है, तो अगर वो हीरो राहुल गांधी है तो राहुल गांधी को कैसे खत्म किया जाए? और इस खत्म करने की जो राजनीति है, इससे बैकफुट पर आ सकती है बीजेपी, ये परेशानी का सबब बन सकता है। जरा अमलेंदु जी, आपसे भी समझना चाहता हूं। देखिए, एक तो परेशानी यही है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि अब खुलेआम स्वीकार किया है साहब ने कि राहुल गांधी ने कहा था कि ब्रांड मोदी को खत्म कर, मोदी जी की छवि खराब कर देंगे, तो ये स्वीकार कर लिया है जेपी नड्डा साहब। लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी ने जिस महाभारत का जिक्र करते हुए कहा किस तरीके से अभिमन्यु को घेर के मारा गया, तो अब ये बताना चाहते हैं इसी तरीके से अभिमन्यु वध करेंगे, लेकिन राहुल गांधी कह चुके हैं कि अभिमन्यु तो अब नहीं मारा जाए, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से दरवाजे तोड़ने हैं, और उनकी चिंता आपकी आवाज कट रही है, दोबारा आप दोबारा जोड़िए अमलेंदु जी, दोबारा जोड़िए, आपके पास आता हूं, थोड़ा सा आवाज कट रही है, जल्दी से आना चाहता हूं इसी मसले पे। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास कैसे देखा जाए इतनी सारी चीजें, बहुत मतलब पढ़ के मन जो है वो दुखी हो गया। पढ़ के जो एक होता है ना कि कुछ गलत चीज खा लीजिए तो लगता है कि थूक डालो, कुछ पानी पी लो, कुछ और कर लो, आपका स्वाद जो है वो बिगड़ जाए, वह वैसी स्थिति इस चिट्ठी को पढ़ के हो गई, अभी उन शब्दों को पढ़ के हो गई कि आप क्या लिख रहे हैं। और क्या ऐसे आप साबित कर दीजिए ना कि इनमें से कितनी चीजें राहुल गांधी ने कही हैं, कितनी चीजें सोनिया गांधी ने कही हैं, प्रियंका गांधी ने कही हैं, या कांग्रेस के नेताओं ने कही हैं, लेके आइए। इसलिए तकलीफ होती है कि आप किस दिशा में राजनीति लेके जाना चाहते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, वो जो उन्होंने लिखा वो दरअसल अपने समर्थकों के लिए, खास करके जो भक्त मंडली है, वो भक्त भी आजकल राहुल गांधी की तरफ देखने लगे। वो नौजवान भी जिन्हें मस्जिदों पर भगवा लहराने के लिए तैयार किया जा रहा था, जिन्हें रोज राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए ट्रेंड किया जा रहा था, अब वो साइलेंट मोड पर चले गए और नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, थोड़ा और देश की समृद्धि के लिए उन्हें राहुल गांधी में विश्वास दिखने लगा। तो दरअसल ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी आपके यहां कम पहुंची होगी, उन भक्तों के यहां ज्यादा पहुंची होगी, उनको थमाई गई होगी। अब जो जिनको एक पत्रकार कहते हैं, वो अंकिल जी जो सुबह बैठते हैं पार्क में, शाम को टहलते हैं और जो लगातार बहस करते हैं कि नहीं, देखिए अब उनके हाथ में ये सब लगा है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने भी तो ये कहा था, उनको ये तर्क दिए जा रहे हैं जो बिल्कुल बेसिर पैर के हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। राहुल गांधी ने उसमें से एक दो बातें कही होंगी, और वो भी कोई हिंसा प्रेरक बातें नहीं है, वो वही बातें हैं जिसके आधार पर आप आलोचना करते हैं। आलोचना होनी चाहिए राहुल गांधी की, इससे कौन मना करता है।
राहुल गांधी की कोई बात अगर आपको गलत लगती है, आप बेशक आलोचना करें, लेकिन ये आपको किसने अधिकार दिया है कि राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को हम 11 लाख देंगे? राहुल गांधी आतंकी नंबर 1 है, ये कौन तय करेगा? अब इस आदमी से पूछिए कि राहुल अगर यही है तो गृह मंत्री नकारा है, निकम्मा है क्या? यूएपीए लगा करके राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं भेजता है? अगर राहुल गांधी आतंकी नंबर 1 है, राहुल गांधी अगर देशद्रोही है, तो ये निकम्मी सरकार क्यों बैठी है चुपचाप? ये सवाल तो बनता है। और ये उन समर्थकों के लिए भी ये सवाल है कि अगर राहुल गांधी ऐसे हैं तो राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? राहुल गांधी अगर आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि हम तो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं? राहुल गांधी मिथुन के यहां क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी रामचेत के यहां क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी उन किसानों के खेत में जाकर के धान क्यों रोप रहे हैं? राहुल गांधी तो उन लोकोमोटिव ड्राइवर के पास जा रहे हैं, ट्रैकमैन के पास जा रहे हैं। ये राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी को मोदी जी की तरह कोई वो अपनी ब्रांडिंग करनी है? नहीं करनी है। राहुल गांधी ने तो प्रेम, नैतिकता और सौहार्द के लिए घोषित रूप से वो कह रहे हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कोई ऐसा बयान आप सुनवा दीजिए जो राहुल गांधी ने देश को विभाजित करने वाला दिया हो, देश को तोड़ने वाला कोई बयान दिया हो। राजनीति में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की आलोचना करते ही हैं, लेकिन वो आलोचना कम से कम आधार पर तो हो कि हां राहुल गांधी ने, मैं भी आलोचना करूंगा अगर राहुल गांधी ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जब बोला ही नहीं फिर आप ऐसा क्यों करेंगे? और ये आप इनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं साहब वो नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग गलतफहमी में। ये आरएसएस की ट्रेनिंग है। गांधी जी की हत्या हुई, गांधी वध कहा गया, उसका ग्लोरिफिकेशन किया गया और गॉड से इनके लिए जिंदाबाद हो गया। मिठाइयां कहां बांटी जा रही थी, जश्न कहां मनाया जा रहा था? आप उनसे ये उम्मीद करेंगे? 3 बार जिस संगठन पर प्रतिबंध लगा वो संगठन होना चाहिए देश के लिए खतरनाक, या राहुल गांधी जिनके परिवार ने 2-2 शहादतें दी? ये इस देश के लोगों को तय करना है कि जेपी नड्डा सही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सही है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सच है या नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो सच है? और मुझे लगता है कि अब पर्दा तो खुल चुका है, पर्दा उठ चुका है। घबराहट वही है कि राहुल गांधी का वीडियो लाखों करोड़ों में जा रहा है और मोदी जी दिन में 3-3 ड्रेस बदलते हैं, बढ़िया फोटोजेनिक चेहरा रहता है, फिर भी लोग देखना और सुनना नहीं चाहते। कुरुक्षेत्र में 5000 की भीड़ नहीं आई, जबकि हम लोग जानते हैं कि वहां सरकार है और कैसे वो 5000 भी लोग जुटाए गए होंगे। और यहां राहुल गांधी लोगों की उम्मीद बने हैं, राहुल गांधी से मिल। और मैंने देखा अपनी आंखों से कि राहुल गांधी के प्रति दीवानगी क्या है, और दीवानगी उसी के प्रति होता है जिसके प्रति उम्मीद होती है। एक दौर था, हम सब उसके गवाह हैं, 2013 और 14 में लोगों ने वोट किया नरेंद्र मोदी को, उम्मीद पे वोट किया। वो हिंदुत्व पर और विभाजन पर नहीं किया था, वो किया था कि रोजगार मिलेगा, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, और लोग लुट गए। लोगों के अच्छे दिन, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे वही दिन लौटा दो, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए आपके। 32 लाख नौकरियां आप खाए बैठे हैं जी। लेटरल एंट्री तो ये कर रहे हैं, और आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। आरक्षण तो आपने पूरा चौपट कर दिया। तो ये जो सच और झूठ के बीच का जो अलगाव है, पहले जिस पर बड़ा मर दिया गया था वो नहीं दिख रहा था, अब लोगों की आंखों में साफ साफ है कि कौन सच बोल रहा है और कौन रात दिन झूठ बोल रहा है। अब वो गोदी मीडिया भी नहीं बचा पा रही है ब्रांडिंग के जरिए मोदी जी को। असली तकलीफ तो ये है
240 भी कैसे पहुंचे हैं ये हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वो 79 सीटें कैसे आई हैं, चुनाव आयोग की क्या भूमिका थी। तो घबराहट राहुल गांधी से ये है, जो भी हो रहा है मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जो कर रहे हो, मोदी जी जो कर रहे हो, उससे राहुल गांधी की सेहत पर कोई असर नहीं होने जा रहा। हम लोगों की चिंता यह है कि वो व्यक्ति जो लोगों से इस तरह से मिलता है उसके सिक्योरिटी की थोड़ी चिंता है, लेकिन ये सोचे कि हम छवि बर्बाद कर लेंगे राहुल गांधी की, वो अब नहीं होने जा रहा। बिल्कुल इससे तो लेकिन लोगों को ये सच पहुंचना चाहिए, ये जरूरी है। इसीलिए हम लोग बात भी कर रहे हैं कि हकीकत में क्या है और पर्दे के पीछे क्या खेल। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से एक बार आना चाहता हूं अमलेंदु जी, अपनी बात प्लीज आगे बढ़ाइए। आप कुछ कह रहे थे लेकिन थोड़ी आपकी आवाज कट रही थी। क्या राहुल गांधी या कहें तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो खराब होने के कारण उनका जो ब्रांड था वो अब लगभग ध्वस्त हो चुका है, ये बात आरएसएस खुद कह रहा है। क्या इसके कारण एक बेचैनी है, परेशानी है और सीधा हमला राहुल गांधी के ऊपर? बिल्कुल राजीव जी, असली बेचैनी यही है, चूंकि अब देखिए राहुल गांधी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी का ब्रांड जो है वो जनता के बीच में ही ध्वस्त नहीं किया, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी की इनर पॉलिटिक्स है उसमें भी नरेंद्र मोदी का ब्रांड ध्वस्त होता चला जा रहा है। तो परेशानी अब यही है, अगर नितिन गडकरी कहते हैं कि साहब उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था, मोहन भागवत अगर कह रहे हैं कि भगवान बनने की इच्छा मत पालो, तो ये साफ सी बात है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज अब बीजेपी के अंदर उठने लगी है। तो अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी के अंदर भी आवाजें उठने लगेंगी, बाहर जनता चौकीदार को चोर समझने ही लग जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि परेशानियां क्या है। दूसरा राजीव जी, जो राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि साहब महाभारत का जिक्र करते हुए कहा था कि 6 लोगों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा, तो ये साबित करना चाहते हैं कि हम भी अभिमन्यु को मारेंगे। ये बताना चाहते हैं कि अब महाभारत के द्वार तोड़ने की बात कर रहा है उस चक्रव्यूह के, तो उस चक्रव्यूह के द्वार तोड़ने वाले अभिमन्यु को मारेंगे, ये बताना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी बता चुके हैं कि अभिमन्यु का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, चूंकि जनता समझ चुकी है कि इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाना है और जनता के सामने वो होती है। तो परेशानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जी बिल्कुल नरेंद्र मोदी की वो छवि भी है, विरोध की आवाजें नरेंद्र मोदी के अंदर उठने लगती है। जी प्रेम कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ छवि बनाने बिगाड़ने की लड़ाई चल रही है, ब्रांड इमेज क्रिएट करने की फिर से लड़ाई चल रही है नरेंद्र मोदी की, और आने वाले चुनावों में जो एक सबसे बड़ा यहाँ वैक्यूम है आज की तारीख में कि नरेंद्र मोदी जहां भी जाए, आज थे उधर कश्मीर में भी थे और जम्मू में भी थे, दोनों हिसाब से देखा जाए तो कटरा में थे इधर जम्मू में और उधर श्रीनगर में थे, और ठीक है उनका अपना अंदाज है, जिस अंदाज में भाषण देते हैं इसको हम लोग सुनते आए हैं। लेकिन अभी तक इस चुनाव में कुछ दे नहीं पाए हैं नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या देंगे, वहां के अपने कार्यकर्ताओं को क्या देकर भेजेंगे घर घर की, जाओ वोट मांगो, हमारे नाम पे वोट मांगो या पार्टी के नाम पे वोट मांगो। यही हाल इधर हरियाणा में है। और अब इसके बाद बहुत जल्दी 26 नवंबर से पहले महाराष्ट्र में चुनाव करवाना है, उसके बाद झारखंड में चुनाव करवाना है जनवरी से पहले, फिर फरवरी से पहले बिहार में, इधर दिल्ली में चुनाव करवाना है, दिसंबर से पहले बिहार में चुनाव करवाना, 2025 की बात कर रहा हूं। वो छोड़ दीजिए वन नेशन वन इलेक्शन, वो जुमला है, जुमला रहेगा। लेकिन यहां इन सब के बीच जो छवि बनाने यानी छवि गढ़ने और ध्वस्त होने की जो राजनीति है, इसमें कहां तक कितने पीछे पिछड़ चुके हैं नरेंद्र मोदी, और यहां से अब क्या गेन करना आसान है जब राहुल गांधी के ऊपर आप हमले कर रहे हैं। चलिए, आप एक राजनीति कर रहे हैं और आप गाली गलौज करके, आप ऐसी धमकियां दिलवा के अपने लोगों से, बयानबाजियां करवा के, कुछ सुर्खियां बटोर के, क्या लगता है कि आने वाले जो 3-4 चुनाव हैं उसमें बेनिफिट ले सकते हैं, कुछ मुद्दा दे सकते हैं क्या नरेंद्र मोदी? देखिए राजीव जी, ब्रांड मोदी जो बनाया गया था, जिसको गढ़ा गया था, जिस पर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उस ब्रांड मोदी को, उस छवि को ध्वस्त कर दिया है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने बहुत सही कहा था कि इनकी छवि को, यानी इनके ब्रांड को खत्म करना बहुत जरूरी है। और इसका मतलब ये नहीं कि गलत तरीके से बदनाम करके, ये ब्रांड मोदी झूठे आडंबर के कारण खड़ा हुआ ब्रांड था,
जो अपने ही गति को प्राप्त हुआ है, और इसमें राहुल गांधी ने एक वातावरण बनाने की कोशिश की है जिसमें वो ब्रांड खत्म हो गया। अब इससे चिढ़े चिढ़ाए नरेंद्र मोदी उस ब्रांड को, जिसको जनता तैयार कर रही है, जो जनता के बीच में ब्रांड राहुल डेवलप हो रहा है, उन पर आप कीचड़ उछाल रहे हैं, उस ब्रांड को खत्म कर रहे हैं। अब राहुल गांधी का ब्रांड तभी खत्म होगा जब जनता के बीच में राहुल गांधी को अविश्वसनीय आप साबित करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और राहुल गांधी को अविश्वसनीय साबित करना है तो करो, यही तो चैलेंज है। लेकिन राहुल गांधी ने वो कर दिया कि ब्रांड मोदी इस स्तर पर पहुंच गया कि आरएसएस ने तो कर्नाटक चुनाव के बाद ही कह दिया था कि ये ब्रांड चलने वाला नहीं है, और वो आरएसएस ने सही समझा था और वो वहां तक पहुंचा। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के एवज में इन्होंने बहुत वोट बटोरे हैं, बहुत वोट बटोरे हैं। इनको जम्मू कश्मीर में वोटों की कभी परवाह ही नहीं थी। इनको जम्मू कश्मीर के नाम पर देश के शेष हिस्सों में वोटों को पोलराइज करके बटोरना था, और इन्होंने बटोरा है। इसलिए जम्मू कश्मीर में ये टोकनिज्म कर रहे हैं, इनको वोट नहीं चाहिए। वोट तो जम्मू कश्मीर को गाली दे करके इन्होंने देश में बटोरे हैं, वो बात है। इसके बाद आप देखिए, अभी गाली की चर्चा हो रही है, अब शब्दों की चर्चा हो रही है। देश में कोई एक नाम जिसने सबसे ज्यादा अपशब्द बोले हो, कौन है? जिसने सबसे ज्यादा गालियां दी हो, वो कौन है? उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नरेंद्र मोदी है जिन्होंने सबसे ज्यादा गाली दी है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, शहजादे, चम्मच, चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए व्यक्ति, इस तरह की एक के बाद एक बातें, सुपर्ण रेखा, इस तरह की बातें, लगातार महिला विरोधी बातें, और क्या क्या नई गाली के शब्द कहे। ऐसा कोई नेता है क्या देश में जिसने इतने सारी गालियां दी हो? और वो उस पार्टी का अध्यक्ष, वो सारे अपने लिए पैदा हुए गालियों को या शब्दों को दुष्ट बोलना गाली है क्या? अरे दुष्ट को भी वो इस समूह में रखते हैं। रावण तो यहां हमेशा एक, जहां लोग बोलते हैं, उन सबको समाहार बना करके, गुलदस्ता बना के अपना सम्मान ये कर रहे हैं कि हमें 100 गालियां दी गई, हमें 92 गालियां दी गई। अरे क्या सारी गालियां राहुल गांधी ने दी हैं? किस एक व्यक्ति ने ये गालियां दी है, ये तो आपको समझना होगा। लेकिन जिस एक व्यक्ति ने इस देश में सबसे ज्यादा गालियां दी है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जी राहुल जी बिल्कुल। बहुत कुछ हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि आगे और ये सब जो हो रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है और आगे क्या होने जा रहा है। हालांकि पहले भी आप इस पर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन थोड़ा इसको और आगे बढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कल जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव हो चुका है, पोलिंग हो चुकी है। अब 25 तारीख को दूसरे फेज की पोलिंग है, और वो भी श्रीनगर से लेकर तमाम उन जगहों पे 26 सीटों पे है। और उससे पहले कल शाम न्यूज पॉइंट श्रीनगर से आप देखेंगे, हम जम्मू कश्मीर में रहेंगे और अगले कुछ दिनों तक वहीं से आप तक पहुंचाएंगे वहां की रिपोर्ट और साथ साथ देश दुनिया की रिपोर्ट जो आप यहां देखते हैं। तो कल शाम 7 बजे आप हमको पाएंगे श्रीनगर में, और श्रीनगर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जरा हम भी देखें कि वहां के लोग क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के आज के भाषण को लेकर, वहां के लोग क्या कहते हैं कांग्रेस को लेकर, वहां के लोग क्या कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस या महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को लेकर, और वहां के लोग इंजीनियर राशिद को लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये सब कुछ समझेंगे। प्रशांत टंडन जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं? ये तो एक इंफॉर्मेशन जो अपने तमाम साथियों को देना था कि कल शाम से और कल से लगातार जम्मू और कश्मीर की खबरें आप तक पहुंचाएंगे ही हम। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। जबकि जिक्र अभी किया प्रेम कुमार जी ने, बात याद आ गई। 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव। क्या इस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से सीधे राज्य का दर्जा दिया जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले नहीं, जबकि 3 महीना पहले जून में जब गए थे तो यह वादा किया था, लेकिन अभी क्या वो वादा पूरा कर पाएंगे?
या टिके हैं उस वादे पे, देखा जाएगा। राहुल गांधी और मोदी जी की बात हम कर रहे हैं। प्रशांत जी। राजीव जी, एक बड़ा मशहूर वाक्य है, और वो मशहूर वाक्य ये है कि कई बार वो महात्मा गांधी के पर बोला जाता, लेकिन उस पर वो उनका है नहीं, कि पहले वो आपको इग्नोर करेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपसे वो झगड़ेंगे, और फिर आप जीत जाएंगे। तो राहुल गांधी भी तीसरी स्टेज पे तो हैं। बिल्कुल। दूसरा ये भी देखिए, मैं पहले भी कह रहा था, 3-4 दिन जब से विवाद चालू हुआ तब से कह रहा हूं कि ये बीजेपी की एक बड़ी राजनीतिक भूल है। ये इस पे उलझते जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी का नैरेटिव अपनी जगह फिक्स है, जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। उन बातों का प्रतिक्रिया आपने ये कहा कि जबान काट लेंगे, 30 गोलियां उतार देंगे, है। उसके बाद आपने कहा आतंकवादी। क्यों आतंकवादी कहा? कि सिखों का अपमान किया। अब मैं आपको बताता हूं, उसका तो मैंने बता ही दिया आपको कि एसजीपीसी के प्रमुख राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरा एक और मसला है। बीजेपी की बहुत चहेती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंडी हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने किसानों को कहा कि किसान आंदोलन में हत्याएं और रेप हो रहे थे। अब उनकी फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है, इमरजेंसी। क्यों अटकी हुई है? चंडीगढ़ कोर्ट में पिटीशंस गई हैं कि सिखों का अपमान हुआ है, गलत तथ्य तोड़ मरोड़ करके उस फिल्म में दिखाए गए हैं। तो ये जो बिट्टू साहब हैं वो क्या करेंगे अब? कंगना रनावत के लिए उनके झोली में क्या है? अब तो आरोप लग रहे हैं। उनकी फिल्म रिलीज होनी थी, अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि उनका मकान भी शायद उनको बेचना पड़ गया घाटे की वजह से। तो और बहुत गंभीर आरोप है वो, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, चाहे वो एसजीपीसी हो। और बीजेपी के सहयोगी ने ये बात कही है, अकाली दल ने बात कही है कि फिल्म में सिखों का अपमान हुआ है। जी। तो ये जो बिट्टू साहब हैं और जो 30 गोलियां उतारने वाले मारवा जी हैं, वो कंगना रनावत के लिए भी वैसी बात कहेंगे क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इतना प्रॉब्लमेटिक है कि आप एकदम एक अंधी गली में घुस गए हैं, और इस राजनीति में जहां आपको आगे आने में परेशानियां होंगी बहुत, क्योंकि राहुल गांधी अपने नैरेटिव पे चल रहे हैं। उनके ट्वीट देख लीजिए, जो पब्लिक उनके डिस्कोर्स है वो देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता इससे अपना जो भी जवाब दे रहे हैं वो दे रहे हैं। खड़गे जी ने चिट्ठी लिख दी, खड़गे जी की चिट्ठी की तुलना और बीजेपी की चिट्ठी की तुलना आपने करी दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मुश्किल दौर में बीजेपी अपने आप को जो है धकेल रही है, और उसका 2 बड़ी वजह है। एक, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनके आसपास के जो लोग हैं वो किसी प्रकार के इको चैम्बर में घुस गए हैं। उनको अपनी ही आवाजें सुनाई दे रही हैं, और ये समाज बदल रहा है। समाज अगर बदल नहीं रहा होता 300 पार हो गए होते। ये समाज बदल रहा है, समाज की वैल्यूज बदल रही, नए मुद्दे आ रहे हैं। अभी रविकांत जी बात कर रहे थे कि जिन लोगों को ट्रेन किया गया मस्जिदों के सामने डांस करने के लिए, वो बदल गए, वो साथ नहीं दे रहे हैं जी। इसी हरियाणा में नूह में देखा हमने, मेवात में, कि कोशिश हुई दंगा करने की और सांप्रदायिक हिंसा की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। समाज बदल गया है। उस बदलते हुए समाज को बीजेपी पकड़ नहीं पा रही है। किसी भी संस्था को चलाने में
कई बार ये कहा जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो खासकर ये बात होती है कि वी मस्ट सी द चेंजिंग आउटसाइड वर्ल्ड एंड चेंज द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर की दुनिया बदल रही है, हमको अंदर पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम इको चैम्बर में फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ ये दिक्कत हो गई है, उनकी कम्युनिकेशन में एक बड़ा फॉल्ट आ गया है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है। और दूसरे जो एक वजह मैंने बताई थी, अब दूसरा एक बात विश्व गुरु की आती है, एक दूसरा जो एक इमेज गढ़ी गई है विश्व गुरु। आज खबरों में आया है कि अमेरिका की एक कोर्ट ने एनएसए, भारत के सुरक्षा सलाहकार उन अजीत डोभाल, उनको सम्मन भेज दिया। वो खालिस्तानी समर्थक पन्नू की हत्या के साजिश में, और भी लोगों को भेजा, पूर्व रॉ चीफ को भेज दिया, सामंत गोयल को। अब अमेरिका अगले सप्ताह मोदी जी को जाना है जी। आमतौर पे क्योंकि वहां स्ट्रेटेजिक टॉक्स भी होती हैं, तो अजीत डोभाल जाते हैं। अब इस सम्मान के रहते हुए अजीत डोभाल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत नए किस्म के लीगल कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कुछ राजनीतिक दिक्कतें आ सकती हैं अगर अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री के साथ जाते हैं। आप देखिए कि अमेरिका यात्रा के एक सप्ताह पहले ये हो रहा है, तो 56 इंच और के साथ साथ जो है विश्व गुरु वाला जो ब्रांड है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी आंच आई है जी। तो ये तमाम चीजें हैं राजीव जी, जो कि मुझे लगता है कि बीजेपी राजनीति को बहुत गलत दिशा में ले गई है, और इसका चुनाव में कोई असर नहीं होगा। ये सोशल मीडिया पे इनके समर्थकों के बीच घूम रहा है, उससे ज्यादा इसका वो असर नहीं है। हालांकि सीरियस है, सीरियस ये है कि ये कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को परेशान करने की, तो होता दिखता नहीं है राजीव जी। बिल्कुल, देश की राजनीति में कई बार विदेश को सामने लाकर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो है वो उसका फायदा लेने की कोशिश करते रहे हैं, चाहे अभी अमेरिका या उससे पहले रूस और यूक्रेन। और आप याद कीजिए कि जैसे ही अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, लेकिन एक ऐड आ गया था एक बीजेपी की तरफ से कि पापा ने वार रुकवा दी, और इसके बाद कितनी बीजेपी के बारे में जो बातें हुई, और ये गलत बयानी और गलत ऐड के कारण कितना बीजेपी को यहां लॉस हुआ, ये आप सब जानते हैं। लेकिन विदेश में देश की छवि और विदेश में हो क्या रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, देश दुनिया में भारत से लेकर रिलेटेड क्या खबरें चल रही हैं, इसके लिए डीवी लाइव हर दिन, कल से ही शुरू किया है, पहले चलता था लेकिन अब कल से फिर से हमने शुरू किया है वर्ल्ड न्यूज। एक बुलेटिन दोपहर 2 बजे हम देते हैं वर्ल्ड न्यूज के नाम से, यानी खबरें विदेश की, और उन खबरों को देश से कैसे जोड़ा जाए। नरेंद्र मोदी के सप्ताह भर पहले अमेरिका जाने से पहले क्या कुछ देश में चल रहा है और अमेरिका में क्या चल रहा है, राहुल गांधी को लेकर हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, वो भी राहुल गांधी अमेरिका गए थे तभी से शुरुआत उसकी हुई, तो क्या विदेश में होता है उसको यहां जानना जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यह भी है कि उधर लेबनान में जो कुछ हुआ उसको लेकर क्या इजराइल, हिजबुल्ला और इधर रूस, इजराइल और फिलिस्तीन, और क्या दुनिया किसी एक अलग युद्ध की कगार पे है, इन सबको भी समझने की जरूरत है दोस्तों। इसलिए भी वर्ल्ड न्यूज आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। वो आप रोज हमारे चैनल पे दिन में 2 बजे आप देखिए, और बहुत शानदार बुलेटिन, धीरे धीरे उस बुलेटिन में आपके सुझाव रहेंगे और भी अच्छा हम करेंगे। और वर्ल्ड न्यूज का लिंक अभी कमेंट बॉक्स के ऊपर है, आप उसको चाहें तो जस्ट देख सकते हैं, आज की खबरें उसमें है, इस प्रोग्राम के बाद देख सकते हैं। आना चाहता हूं एक बार जल्दी हमारे 2 साथी हैं, समीर जी और फिर अमलिंदु जी के पास में। समीर जी, वर्ल्ड न्यूज की बात हम कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के न्यूज में जो 2 चेहरे
और बारंबार एक ही चेहरा कहें, राहुल गांधी से कैसे पीछा छुड़ाएगी बीजेपी? बड़ा सवाल है बीजेपी के सामने। एक राजीव जी कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है कि सच घटे या बढ़े सच न रहे, झूठ की तो इंतहा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जो झूठ तमाम तरह के फैलाए गए, जनता ने अब उनको समझ लिया है। उसकी इंतहा तो नहीं है, लेकिन समझने वाले समझ लेते हैं कि वो कहां तक झूठ है और कहां तक सच है। तो ये चीजें अब लोग 10 साल का मूल्यांकन करने लगे हैं, जो हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। आने वाले अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी शायद दिखाई पड़े, उसके अलावा अगले चुनाव में भी दिखाई पड़े। और अब ये बीजेपी में जो ये जिस तरह से अब लोग खुद हम देख रहे हैं कि दावेदारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी उन पर थोपने की बातें हो रही हैं। उसके अलावा बात यह भी हो रही कि हरियाणा में क्यों उनके फेस पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि आपने जो कुछ अब राहुल गांधी के खिलाफ किया, विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया, और अपनी ब्रांडिंग में जितनी आपने ऊर्जा खत्म की, ऊर्जा लगाई, अब उसका अब समापन हो चुका है। तो जितनी आपने चाबी भरी थी, उसको जितना उसकी उस ताकत से काम करना था, उसका कार्यकाल अब पूरा हो चुका है। और अब शायद लोग ये देखने लगे हैं कि जमीन पर वो चीजें कितनी उतरी हैं। अब मूल्यांकन उस तरह से हो रहा है। तो छवि खराब करने की अब कितनी भी कोशिश की जाए, और छवि खराब करने का एक लेवल भी होता है। अगर जो दो बातें हैं, जो धमकियां दी गई और नड्डा साहब का जो पत्र है, जो उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने लिखा है, उसका अंतर देख लीजिए तो समझ में आता है कि आपके पास कहाँ कितना तर्क है और कैसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष से। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। नड्डा साहब का खत और उधर उनका जवाब दिया जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने भी बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं उसमें, और उनकी चिट्ठी को भी पढ़ना चाहिए। चिट्ठियां वैसी होनी चाहिए जैसी चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे कल हमारे साथी शकील अख्तर जी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो चिट्ठी लिखी जा रही है इधर से, यानी कल ही बता रहे थे, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अमलेंदु जी, जरा चिट्ठियां वैसी, या गांधी जी, नेहरू जी की चिट्ठियां बहुत सारी आप पढ़िए, तो चिट्ठियां ऐसी होनी चाहिए। चिट्ठियां ऐसी नहीं होनी चाहिए। सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच की बात है, लेकिन नेहरू जी और ऐसे तमाम लोगों की चिट्ठियों को पढ़िए। वो चिट्ठियां होती थी जिससे कुछ निकल के आता था। यहां आपके गालियों का भंडार बढ़ रहा है इन चिट्ठियों से। क्या ऐसी चिट्ठियां पढ़ेंगे जहां आप और समाज में कितना नफरत घोल पाए, कितनी कितनी कैसी कैसी गालियां सीख पाए, दे पाए? यही है। इन चिट्ठियों को तो कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा। खैर, अमलेंदु जी, क्लोजिंग कमेंट। डिस्कनेक्ट हो गए अमलेंदु जी, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे थे। जी अमलेंदु जी आ गए एक झटके से। जी आ रही आवाज मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। झटके बहुत लग रहे हैं असल में राजीव जी, क्योंकि देखिए चिट्ठियों की जो बात हो रही है, तो चिट्ठियां लिखना भी राजीव जी एक कला है। और आपको याद होगा कि बचपन में जब हम लोग कम्युनिकेशन सीखते थे, तो कक्षा 8वीं पहले सिखाया जाता था कि चिट्ठी लिखी कैसे जाती है। पिता के नाम पुत्र का पत्र, माता के नाम बेटे का पत्र, भाई के नाम भाई का पत्र, ये सब सिखाया जाता था। फिर पत्र लिखना सिखाया जाता था रिश्तेदारों के नाम, फिर बड़ों के नाम, फिर जिलाधिकारी को लिखा जाएगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा। राजीव जी, असल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सामान्य शिष्टाचार भी नहीं सीखा है, इन्होंने सिर्फ शाखाओं में लाठी चलाना ही सीखा है। तो जो संस्कार है वो आकर के बोलते हैं, और जेपी नड्डा की चिट्ठी में भी शाखा के वो संस्कार साफ तौर पर निकल करके आ रहे हैं। कुल मिलाकर इतना ही कहा जा सकता है, लेकिन ये बहुत विभत्स है, और भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा जेपी नड्डा की चिट्ठी साबित करती है। बिल्कुल। तो जेपी नड्डा की चिट्ठी हो, चाहे उनसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी हो, या अब जयराम रमेश की चिट्ठी हो, लेकिन यहां एक चेहरा है, राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये खुले शब्दों में हम खतरा कोटेड कह रहे हैं, क्योंकि उनको धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने की। खुले तौर पे धमकियां दी जा रही हैं। राहुल गांधी को भी सतर्क रहने की जरूरत है, और राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता देश की सरकार को करने की जरूरत है। सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो न्यायपालिका को करने की जरूरत है, और यह काम जितनी जल्दी हो उतना बेहतर, क्योंकि इस देश ने
कई शहादतें देखी हैं, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण हैं जो आप लोग हमेशा याद करते हैं, और उनमें से 2 इसी परिवार से, गांधी परिवार का है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, और महात्मा गांधी को इसी नफरत का शिकार बनाया गया। तो इसलिए ऐसा न हो, नफरत से बचें, और आप किसी से सहमत हो या असहमत हो, आप किसी की बातों को पसंद करें या न करें, लेकिन किसी की जान लेने या जान लेने की धमकी देने का अधिकार आपको नहीं है, ये कहीं नहीं है। जरा सोचिए इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु जी आपका, समीर जी आपका, प्रेम कुमार जी आपका, प्रोफेसर रविकांत जी और प्रशांत टंडन जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों, आप सबका। बहुत गंभीर चर्चा, और जब किसी की जान की बात आती है तो थोड़ा सहम जाता हूँ, थोड़ा रुकने की कोशिश करता हूँ, ठहरने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये एक अंतिम पड़ाव है। यहाँ से जिंदगी नहीं बल्कि मौत है, और ये नहीं होना चाहिए। राजनीति कीजिए, खुल के कीजिए, नफरत कीजिए, लेकिन उस मुकाम तक मत पहुंच जाइए जहां आप एक दूसरे को के जीने का हक छीनने की बात करने लगे। पसंदगी नापसंदगी हो सकती है, वो सब में होती है, एक परिवार में भी होती है, कोई पसंद किसी को करे या ना करे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप नफरत की पराकाष्ठा वहां तक पहुंच जाएं। ये हो रहा है इस देश में। इस देश की राजनीति जो है गलत दिशा में जा रही है। ये देश बुद्ध और गांधी का देश है, जहां सत्य अहिंसा की बात होती रही है। नरेंद्र मोदी भी बाहर जाके, देश के बाहर जाकर